जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। और आज का टॉपिक हमारा लाइट से ही रिलेटेड है। लाइट टॉपिक के अंतर्गत हम प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके न्यूमेरिकल और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले जिन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और स्नेल का नियम, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और प्लस टेस्ट जो अभी भी हाल ही में आपके आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह में पूछे गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो गाइज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? ये और कुछ नहीं, केवल और केवल किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना है। यानी कि यदि आपका कोई तल है, प्लेन है, और उस पर कोई किरण इधर से आपतित आए, यानी कि इंसिडेंट रे हो, और वो टकराने के बाद इसके अंदर चली जाए, यानी कि यहाँ पर एयर थी और यहाँ पर माध्यम चेंज हो गया तो अलग डिफरेंट हो जाएगा वो। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना, यानी कि पार कर जाना ही क्या कहलाता है हमारा? क्या कहलाता है हमारा? रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अपवर्तन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके 2 रूल्स भी हैं, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे। यानी कि रिफ्रैक्शन रे होगी ना, जो इसकी आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। एक तो रूल ये है इसका। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल का मान क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की। देखो, एग्जाम्पल से संबंधित रिफ्रैक्शन गैस, ठोस, द्रव, ठोस, तीनों जो आपकी मेन स्टेट्स है ना, उन तीनों में पाया जाता है। गैस में कैसे होता है? धुएं का धुंधला दिखना। ठीक है ना, धुएं का धुंधला दिखना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है? जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और एक अन्य साथी यहाँ पर खड़ा है, तो इसके बीच में एयर है, बीच में एयर भरी हुई है, तो आप एक से दूसरे की ओर देखने के लिए इस एयर से होकर गुजर रही है आपकी जो रेज है, प्रकाश किरणें। तो इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी कि इसके बीच में को होके जा रही है। तब आप देख पा रहे हैं, यदि धुआं ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए तो उसमें आर पार आपको दिखाई नहीं देना। ऐसे तारों का टिमटिमाना है, यानी कि हम यहाँ पृथ्वी पर होंगे और तारा यदि ऊपर होगा तो जो पृथ्वी का वायुमंडल होगा, जिसमें काफ़ी सारी आपकी लेयर्स पाई जाती है, सौरमंडल, अयनमंडल, आयनेशन जो लेयर्स हैं उनसे होकर आता है और तब जाके आपकी आँख तक पहुँचता है। यानी कि तब भी क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जा रही है, तब इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यदि आप पृथ्वी यहाँ पर है, आप यहाँ हैं, सूरज दोनों साइड होगा। जब सूर्योदय होगा तब भी थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा, जब सूर्यास्त होगा तब भी थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये जो एरिया है, ये आंखों पर आपके किसके कारण दिखाई देता है? सूर्य का उठा हुआ प्रतीत होना और डूबने के बाद भी थोड़ा पहले दिखाई देना। वो किसके कारण होता है? जो वायुमंडल में एयर्स का संघनन माध्यम हो रहा है, उस एयर्स के द्वारा आपकी आँखों उन एयर्स के द्वारा, एयर पार्टिकल के द्वारा जो लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, उसके कारण ये जो है सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। द्रव लिक्विड में, यानी कि जल में सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, यानी कि यदि लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है और सिक्का यहाँ पर होगा तो ये अपनी वास्तविक ऊंचाई से भी उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसी छड़ का, यदि पानी यहाँ तक भरा हुआ है और छड़ इसमें डली हुई है, तो क्या होता है? हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो किसके कारण दिखाई देती है? रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देती है। ठीक है गाइज, अब ठोस हमारे लेंस है। लेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब रूल्स क्या है? यदि किरण विरल से, यानी कि एयर से डेंसर, सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कौन? किरण रे आती है। इसके अपोजिट, यदि किरण सघन से विरल में आती है, यानी कि एयर वाले, विरल होता है एयर, सघन होता है थोड़ा गाढ़ा माध्यम, जैसे जल का होगा, कांच का हो गया तो सघन में आएगा। विरल क्या होगा? एयर वाला में जाए तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं? ये बना दिया हमने, एक प्लान होगा, एक अभिलंब खींच दिया। अब यदि हम एयर को ऊपर रखें और सघन को, डेंसर को नीचे रखें, ठीक है, तो एयर से यदि यहाँ पर इंसिडेंट रे होती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये थोड़ा सा इसी की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर। यदि इसका अपोजिट करें, अपोजिट का मतलब डेंसर को इस बार ऊपर ले, यानी कि सघन ऊपर रहेगा
और विरल यानी कि एयर नीचे रहेगी। तो ये किरण क्या होगी, जब आपतित किरण होगी तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, यानी कि इधर की साइड को जाएगी, इसके नज़दीक ना होकर दूर की साइड जाएगी। यानी कि विरल है ना, एयर जब नीचे होगी तो एयर थोड़ा सा उड़ती हुई जाएगी, दूर चली जाएगी। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों ध्यान रखने हैं। तो यानी कि आप मोटा मोटा एक पॉइंट समझ चुके हैं कि जब भी किरण एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसमें डेविएशन आ जाएगा। अब वो डेविएशन किसके कारण आता है, उसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। यानी कि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके मेन 3 फॉर्मूला है। पहला है म्यू, इसे क्या बोलते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है, साइन आई बटे साइन आर। ये स्नेल का नियम भी है। किसका नियम है, स्नेल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आई का मतलब इंसिडेंट रे की जया यानी कि साइन है, और रिफ्रैक्टिव की जया का रेशो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ही स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको इस साइड में दिख रहा होगा, इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एंगल 30 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसमें म्यू की वैल्यू निकाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी। तो इसको आपको सोल्व करना है। देखो सोल्व कैसे करेंगे, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि आई की वैल्यू 60 ये रख दिया, और साइन आर की वैल्यू 30। ठीक है, यहाँ पे रखी हुई है, ध्यान देंगे। 60 और 30 रख दिया, तो साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। √3 का मान 1.73। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, इस फिगर के लिए म्यू की वैल्यू। ठीक है, यदि एंगल चेंज हो जाए, 60 और ये 45 हो जाए, तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इसका, म्यू बराबर C/V। यानी कि जब लाइट में हम किसी चीज़ की प्रकाश की चाल निकालें, निर्वात में निकालें या माध्यम में निकालें, किसी भी चीज़ की चाल निकालें, ठीक है, तो या उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालें, तो कैसे निकालेंगे। देखो म्यू बराबर C/V, ये निर्वात में प्रकाश की चाल और ये माध्यम में है। ठीक है, और ये म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप C की जगह V भी यूज कर सकते हैं, यानी कि न्यू बराबर C/λ होता है, उससे रिलेटेड याद रख सकते हैं आपको। यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी हो आपको इसकी, या वेवलेंथ निकालनी हो, तब भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि जिस चीज़ में जितनी चमक होगी उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होता है। जैसे हीरे का 2.4, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का 1.5। देखो कांच 5, 1.5 यानी कि 3/2, जल 1.3 यानी कि 4/3, जल वायु का 1.003 होता है, 1.0003 होता है। तो आपको ध्यान रखना है। निर्वात के लिए कितना होता है, 0, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है नेक्स्ट, जो इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। वास्तविक का मतलब जो रियल डेप्थ होगी और जो हमें वर्चुअल डेप्थ दिखाई देगी, उसका रेशो हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को शो करता है। जैसे क्वेश्चन, 10 मीटर गहरे तालाब में सिक्का कितनी ऊंचाई पर दिखेगा। यानी कि कोई तालाब है और 10 मीटर गहरा है, तो यहाँ तक 10 मीटर भरा हुआ है, 10 मीटर तक ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब तालाब में सिक्का है कोई, ये सिक्का है, गहरा कितनी ऊंचाई पर दिखेगा, तो वास्तविक गहराई कितनी है इसकी। यदि हम वास्तविक गहराई की बात करें, वो कितनी है, 10। ठीक है, वास्तविक गहराई लिख दी मैंने 10। और आभासी गहराई कितनी है, जो हमने ज्ञात करनी है। आभास यानी कि दिखाई देगा हमें, दिखना क्या है, वर्चुअल, तो मान लिया हमने x। अब म्यू कितना होता है किसके लिए, ये किसकी बात कर रहा है, तालाब की। तालाब में क्या होता है, पानी। पानी का कितना होता है, 1.3। 1.3 क्या लिखते हैं, 4/3। जिस माध्यम में कहेगा हमें उसी का ये अपवर्तनांक लेके चलना है। 1.3 को 4/3, इसको हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 30/4 आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 7.5, यानी कि 7.5 मीटर ऊंचाई पर वो दिखाई देगा। यानी कि पहले यदि 10 मीटर गहरे तालाब में नीचे पड़ा था, तो उससे ऊपर थोड़ा कितना, 7.5 मीटर की ऊंचाई पर दिखाई देगा। और कितना उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि पहले यहाँ था, उठा कितना, तो टोटल कितना था 10, अब यहाँ दिखाई कितने पे दे रहा है, 7.5 पे, तो उठा कितना, 2.5 उठा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब स्नेल लॉ पे ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक किरण, एक रे किसी तल पर प्रकाश की चाल से 45 डिग्री आपतित होती है तथा माध्यम में 30 डिग्री पर अपवर्तित होती है,
तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। यानी कि ऐसे कोई डायग्राम है, यहाँ पर आई 45 पर और जब इधर दूसरे माध्यम में गई तो कितने पे गई 30 पर। तो इसका ये पहले तो म्यू बताना है कितना होगा और फिर प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि वी कितना आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम। ठीक है, और 45 पर आई थी 30 पर चली गई तो 45 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, तो 2/2 सबसे लास्ट का सबसे ऊपर जाएगा और ये ऊपर का नीचे आ जाएगा तो 2/√2। लेकिन जब इसे √2 से 2 को डिवाइड करेंगे या हर का परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 आएगा। अब √2 का मान कितना होता है 1.414, तो 1.4 लेंगे तो म्यू तो निकल गया। अब निकालना क्या था हमें, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा म्यू बराबर C/V पढ़ा हमने। अब C का तो हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, वी हमें फाइंड करना है और म्यू हम निकाल चुके हैं। म्यू कितना √2 और 3 × 10⁸, ये सी की वैल्यू और वी निकालना है। वी निकालेंगे यहाँ पर √2 इसके जगह पे आ जाएगा क्योंकि जैसे ही बॉर्डर पार करेगा इधर ये चेंज हो जाएंगे। गुना की चीज़ बटे में और बटे की चीज़ गुना में आ जाती है। तो 1.4 है √2 का मान, तो उससे डिवाइड करेंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये चीज़ें सोल्व करनी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल। यदि किसी दरों का अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायु के सापेक्ष रिलेटिव टू एयर 4/3 हो तथा दूसरे लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्टिव 5/3 हो तो पहले लिक्विड का दूसरे लिक्विड के सापेक्ष रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। यानी कि सापेक्ष, जब भी एयर की बात करेगा तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं एयर के रेस्पेक्ट में। लिखने का तरीका क्या होगा, देखो AμL1 यानी कि पहले लिक्विड का एयर के रेस्पेक्ट में अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो बिल्कुल नज़दीक लिखा होगा ना तो उसी का होगा और जो दूर होगा वो रेस्पेक्ट में होगा यानी कि सापेक्ष में। तो एयर का सापेक्ष तो दूर लिखा हुआ है, तो सापेक्ष जो बिल्कुल नज़दीक है ना उसके बिल्कुल जस्ट, तो वो उसी का अपवर्तनांक होगा। तो लिक्विड का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना 4/3, दूसरे लिक्विड का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना 5/3। लिखने का तरीका L1 ऊपर जिसके सापेक्ष होता है रेस्पेक्ट में होता है वो नीचे आता है, ये ध्यान रहेगा आपको। ये मेन चीज़ें सीखने की यहाँ से 4/3, तो म्यू L1 की वैल्यू निकाल ली हमने। ऐसे ही लिक्विड 2 का एयर के सापेक्ष में रेशो यानी कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 5/3, तो L1 ऊपर ये L2 होगा यहाँ। ठीक है, और म्यू ए नीचे 5/3, यहाँ से म्यू L2 की वैल्यू निकाल ली कितना 5/3 × म्यू ए। अब फाइंड क्या करना है हमने, पहले द्रव का पहले लिक्विड का यानी कि फर्स्ट लिक्विड का दूसरे लिक्विड के सापेक्ष, तो दूसरे लिक्विड को सामने रखा यानी कि L1 का L2 के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो म्यू L1 कितना आया था 4/3 × म्यू ए, म्यू L2 कितना आया था 5/3 म्यू ए, ये से कैंसिल 3 से 3 तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। L1 म्यू L2 का मतलब क्या होता है कि पहले का दूसरे के सापेक्ष, ठीक है ना, पहले का दूसरे के सापेक्ष, इस दो को आगे लिख दिया जाता है तो आप इस चीज़ को कन्फ्यूजन ना हो। तो म्यू ए एयर का कितना माना जाता है 1.003 माना जाता है, जिसे हम नॉर्मल 1 भी मान लेते हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। वायु एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं यानी कि कोई सापेक्ष नहीं माना जाता। तो इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे कि इसको निकाल लेते म्यू1 तो 4/3 और म्यू2 निकाल लेते 5/3, डायरेक्ट डिवाइड कर देते। यदि आप पूछे हुए कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इस प्रकार है, देखो जल का अपवर्तनांक 4/3 यानी कि 1.3, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। ठीक है, तो म्यू बराबर C/λ, म्यू की वैल्यू 4/3, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸, वी निकालना है आपको। तो वी को इधर लेके जाएंगे 4/3 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा कितना होता है 1 से ज़्यादा आता है। एक किसका होता है वायु का, लेकिन माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक कितना आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से अधिक आएगा। रात के समय तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है, तो क्या है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह झुकती है, किधर को झुक जाती है, अभिलंब से की ओर दूर हो जाती है। देखो किधर का ने सघन से,
सघन से गई तो एयर में गई, जब एयर में आती है तो ऊपर की ओर उड़ जाती है यानी कि दूर हो जाती है। ठीक है, एक माध्यम में प्रकाश की किरण के झुकाव को क्या कहते हैं? झुकाव क्या क्या बोलते हैं? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। पानी से भरे हुए गिलास में एक नींबू की बगल से देखने पर, नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसमें वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। किसके कारण होता है ये? आपका प्रकाश का रिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपको नहीं दिख रहा होगा, ये पूछ रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे कम होता है? किसका होता है? हवा का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सूर्योदय के समय क्या कारण है? तो अभी आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। देखो यह वायु ऊपर है विरल, और जब नॉर्मल ये हो गया आपका अभिलंब तो इसकी ओर साइड की ओर झुक जाएगी, क्योंकि सघन है, ये अपनी ओर खींच लेगा इसको। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से देख सकते हो, उनको लगा सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखो जैसे क्वेश्चन है 99 का, आपको क्या करना है? आरोही क्रम में लगाना है, या आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? देखो बर्फ़ कम चमकती है, कैरोसिन उससे ज़्यादा चमकता है, बेंजीन उससे ज़्यादा और सेंधा नमक सबसे ज़्यादा है। तो इसका क्रम कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। और ये कह रहा है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? सबसे कम किसका होता है? हवा का होता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।